नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी में आप सभी का स्वागत है। हमारी कोशिश है कि आपको सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव और ऐसी खबर दिखाएं जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जो आपकी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज की बाढ़ के बीच हमारे रिपोर्टर्स सीधे आप तक खबरें पहुंचाएंगे, आपसे जुड़ी खबर का हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी। रिपोर्टर्स डायरी में सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी। फिलहाल आप तो भूल ही जाइए, क्योंकि सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। यानी आपको पता भी नहीं चला और कोरोना काल में आपके खाते में सब्सिडी बंद हो गई। रिपोर्ट देखिए। एक और कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने राहत की बजाय आम लोगों पर एक और भार डाल दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहत को बिना बताए ही खत्म कर दिया है। मई से उपभोक्ताओं के खाते में गैस सब्सिडी नहीं आ रही है। ये लगातार 5वां महीना है जब राजस्थान के करीब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली है। सिलेंडर के दाम पहले 400 के करीब थे, अभी 600 के करीब हो गए हैं। सरकार को सब्सिडी फिर से देनी चाहिए। आम आदमी को कोरोना काल में वैसे ही बहुत समस्या हो रही है, कम से कम सरकार को अब उनकी समस्या और नहीं बढ़ानी चाहिए। और सब्सिडी का नहीं देने का बहुत इफेक्ट पड़ा है आम जनता पर। पहले जब सब्सिडी आती थी तो आम आदमी था, उसको प्रॉफिट होता था इससे। वैसे ही कोरोना काल में 3-4 महीने लॉकडाउन रहा है, तो उस चक्कर में वैसे ही बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास काम धंधा नहीं रहा है। और जो गैस एक रोजमर्रा की बहुत जरूरत की चीज़ है, उस पर ही जब सब्सिडी बंद हो गई तो इससे तो आम आदमी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यही हालत देश के अन्य राज्यों का भी है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो सिलेंडर के दाम करीब 420 रुपए थे और अब बिना सब्सिडी के सिलेंडर 598 रुपए का आ रहा है। गृहिणियों पर इसका सीधा असर नजर आ रहा है। सिलेंडर अभी 598 रुपये का आ रहा है, पहले 730 का आता था जो उसमें सब्सिडी आती थी। अब हर कस्टमर के जब घर जाते हैं तो सब कस्टमर हमारे से पूछते हैं भैया सब्सिडी नहीं आ रही, और उस वजह से हमारे को भी बहुत परेशानी होती है। और इस टाइम सब्सिडी आ रही नहीं है। इस टाइम 598 का सिलेंडर है, जो पैसे पूरे ही आते हैं, पूरे ही लगते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही इस टाइम। सिलेंडर महंगा होगा तो आपा का ही करे, मोदी करे वो करना लो, और कौन करे वो, भैया प्रधानमंत्री। अप्रैल महीने में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 731 रुपए थी। इस पर उपभोक्ताओं को 147 रुपए 67 पैसे की सब्सिडी मिली थी। यानी सब्सिडी को घटा दिया जाए तो सिलेंडर 583 रुपए 33 पैसे का आ रहा था। लेकिन मई महीने में सिलेंडर की बाजार कीमत घटाकर 583 रुपए कर दी, जिसके बाद लगातार बढ़ोतरी हुई। बड़ी समस्या इन दिनों घर घर जाकर गैस वितरण करने वालों को हो रही है। लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि अगर सब्सिडी बंद कर दी गई तो सरकार इस पर स्पष्ट रूप से अपना रुख साफ करे। अगर राजस्थान राज्य की बात की जाए तो करीब यहाँ पे 1.25 करोड़ जो हैं वो एलपीजी के उपभोक्ता हैं, जिसमें 1.25 करोड़ तो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं और करीब 65 लाख 60 लाख जो हैं वो उज्ज्वला उपभोक्ता हैं। तो सब्सिडी जो दी जाती थी वो बेसिक प्राइस के ऊपर जो है, जब प्राइस एस्केलेट हो जाते थे तो गवर्नमेंट जो है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कंज्यूमर्स को कर दिया करती थी। अप्रैल से हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने से जो है प्राइस जो गवर्नमेंट 5-5, 10-10 रुपये करके बेस प्राइस बढ़ा रही है। उस वक्त जो है 2016 में की अगर बात करें तो करीब 420 रुपया जो है बेसिक प्राइस हुआ करता था एक घरेलू गैस सिलेंडर का, जो कि आज की तारीख में लगभग 600 रुपये हो गया। सब्सिडी हम लोगों की बंद कर दी गई है। एक तरीके से अघोषित ही है कि सब्सिडी बंद हुई है। शुरुआत में जब मोदी सरकार आई थी उस समय
हमें 420 रुपये के सिलेंडर के साथ में सब्सिडी मिला करती थी। लेकिन अब आप देखें तो वो जो सिलेंडर की कीमतें हैं 598 रुपये, तकरीबन 600 रुपये की हमारे को सिलेंडर आज मिल रहा है। महंगाई चरम पर हो रही है और उस कंडीशन में जब 600 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, सरकार की तरफ से हमें किसी प्रकार की कोई रियायत मुहैया नहीं करवाई जा रही है, ना ही हमें सब्सिडी मिल रही है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव ने साफ कर दिया है कि सिलेंडर की दर केंद्र सरकार तय करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिलेंडर के बेस प्राइस में बढ़ोतरी कर दी और बाजार दाम कम कर दिए, इसी वजह से सब्सिडी बंद हो गई। बहरहाल देखना यह होगा कि आखिर सरकार इस अघोषित सब्सिडी बंद पर अपना रुख स्पष्ट करती है या फिर लोगों की जेब आगे भी ऐसी कटती रहेगी। कोरोना महामारी के दौरान जहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लोगों को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें कुछ राहत देगी, लेकिन राहत देने के बजाय सरकार ने राहत पर ही वार कर दिया और घरेलू एलपीजी गैस की जो सब्सिडी थी उसको अघोषित तरीके से बंद कर दिया गया, क्योंकि जो बेस प्राइस थी उसको बढ़ा दिया गया और मार्केट प्राइस वो कम हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में अब कोई भी गैस सब्सिडी है वो आमजन को, आम उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता रसोई गैस एजेंसी जो हैं वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है। लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार और जो कंपनियां थी उन्होंने मार्केट प्राइस जब कम हुई तो उसके आधार पर उन्होंने बेस प्राइस को बढ़ा दिया और ऐसे स्थिति में बेस प्राइस और मार्केट प्राइस सेम हो गई और जो सब्सिडी थी वो मिलना उन लोगों को अब बंद हो चुकी है। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही बच्चों को लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई कराने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रदेश की सरकार लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने का जो दावा कर रही है, उन दावों की हकीकत जरा इन तस्वीरों में देखिए। ये वही स्कूली बच्चे हैं जो 6 महीने पहले स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आज इन बच्चों के हाथों में किताब पेंसिल होने की बजाय लाठी डंडे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो इनका पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं रहा कभी। पढ़ाई करते हो जी? कितना? 10वीं। अच्छा, अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करते हो आप? बैला चराता हूँ। बैल चराते हो जी। है ना? जब से लॉकडाउन हुआ है तो हाँ। ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था तो? ऑनलाइन में नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते? मोबाइल नहीं है? नहीं है, इसीलिए गाय बैल चराता हूँ। पढ़ाई कितने क्लास में? 9वीं। अच्छा, अभी 6 महीना से स्कूल बंद है, तो कैसे पढ़ाई हो रहा है, कैसे करते हैं? गवर्नमेंट ऑनलाइन पढ़ाने के लिए के थे, मोबाइल नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं किए। अभी क्या करते हैं? गाय बैल चराते हैं। गाय बैल चराते हैं। हाँ, मोबाइल रहता तो ऑनलाइन पढ़ाई करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए और मोबाइल के लिए नेटवर्क जो यहाँ दूर दूर तक नहीं है। यही वजह है कि करीब 6 महीने से इनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है। BA सेकेंड ईयर में अभी पेपर वगैरह नहीं हुआ है और पढ़ाई तो वगैरह नहीं हो रहा है, वही घर का काम, खेती किसानी, उसके बाद गाय बैल वगैरह चराना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से। फिर पढ़ाई वगैरह, मोबाइल भी तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसी कारण पढ़ाई वगैरह भी कुछ नहीं हो पा रहा है। गाय बैल चराते हैं घर का। गाय बैल चराते हो? जी। अच्छा, मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई होता है? नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं है। अभी 6 महीना से स्कूल बंद है, तो क्या कर रहे हो? गाय बैल चरा है। गाय बैल चरा है। जी। अब बच्चे मवेशी चराने को मजबूर हैं। ये वही नौनिहाल बच्चे हैं जो कल के भारत का भविष्य गढ़ने चले थे, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी ने मानो इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। यदि स्कूल खुल जाने के बाद जैसे ही सरकार का गाइडलाइन आएगा उसी प्रकार का हम लोग जारी करेंगे, इनको पढ़ाने हेतु जागरूक करेंगे। दूसरी बात ये है कि बच्चों को अधिक से अधिक इसमें भाग लेने के लिए मैं शिक्षकों से अनुरोध कर चुका हूं और वही अधिक से अधिक बच्चे भाग लें, इस टाइप का उनको बता चुका हूं।
सरकार जहां एक तरफ आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के लिए आदेश जारी कर रही है, दूसरी तरफ शराब की दुकानों का संचालन हो रहा है, वहीं बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। अब देखने वाली बात है कि कब तक ये नौनिहाल बच्चे मवेशी चराएंगे या फिर सरकार कोई उचित कदम उठाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर लाख दावे करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही हैं। जहां एक तरफ सरकार लॉकडाउन के मद्देनज़र ऑनलाइन पढ़ाई का दावा कर रही है, दम भर रही है, लेकिन इन दावों की पोल खुलती दिख रही है। जनतंत्र टीवी आज स्कूली बच्चों को लेकर ग्राउंड जीरो पर कवरेज कर रही है और आज हम आपको बताएंगे कि जो स्कूली बच्चे हैं वो लॉकडाउन के दरमियान पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे और आज आपको दिखाएंगे कि स्कूली बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। मनमोहन नेताम, जनतंत्र टीवी, रायपुर। इन दिनों युवा आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं। इस मुहिम में बैतूल के 2 युवा इंजीनियर भी शामिल हो गए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरियां छोड़कर इन दिनों शहद उत्पादन और तरह तरह के जायकेदार अचार बनाने में जुटे हैं। इनके बनाए हुए केमिकल फ्री होममेड अचारों का जायका लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। देखिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी की नहीं बल्कि एक नई सोच और जुनून की जरूरत होती है, और अगर ये जुनून देखना हो तो मिलिए बैतूल के आकाश वर्मा और आकाश मंगरोलकर से। 2012 में दोनों ने भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी भी की, लेकिन इनका इरादा आत्मनिर्भर बनने का था। इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़कर बैतूल में अपना काम शुरू किया और अपना ब्रांड बनाया। 2016 में मैंने ट्रेनिंग ली और जब मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया, हमने हमारा इंपीरियल बीज के नाम से ब्रांड बनाया। ब्रांड बनाने के बाद फिर हमने देखा मार्केट में अच्छी उसकी रिस्पांस आ रहा है, और रिस्पांस को देखते हुए हमने इस कंसेप्ट पे हम लोग आगे बढ़े कि अगर हम मार्केट में अगर ओरिजिनल चीज़ें जो केमिकल प्रिजर्वेटिव फ्री चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं तो इसकी अच्छी डिमांड हो सकती है। तो ऐसे हम लोगों ने शहद के साथ साथ में अभी पिकल्स स्टार्ट करें, जिसका प्रोडक्ट नेम हमने अचार घर वाला रखा हुआ है। ये भी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं सर, ये एकदम बिल्कुल विदाउट केमिकल विदाउट प्रिजर्वेटिव है, एकदम घर वाली स्टाइल में बना रहे हैं, घर का टेस्ट लिए हुए। ये अचार आपको भी मार्केट में मिल सकता है। नौकरी छोड़ने के बाद दोनों ने मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेकर पहले छोटे स्तर पर शहद उत्पादन शुरू किया और साथ ही इन्होंने अपना एक होममेड ब्रांड भी बनाया, जिसमें केमिकल फ्री जायकेदार अचार बनाकर उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग भी खुद ही करने लगे। इनके ब्रांड ने कुछ ही समय के अंदर लोकल मार्केट में धूम मचा दी और अब इनके प्रोडक्ट्स लोकल के अलावा अमेज़न और फ्लिपकार्ट के जरिए पूरे देश दुनिया में जा रही है। हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पर हम लोगों को बी कीपिंग का ट्रेनिंग मिला था और उसके बाद हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की थी तो 15 डब्बों से शुरुआत की थी। आज हम लोगों ने बढ़ाते बढ़ाते इसके 200 डब्बे के आसपास कर लिए हैं। और तो एक हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो शहद है, और दूसरा मतलब जब शहद का अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया, मतलब लोकल मार्केट में भी और ये अपना अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर, तो उसके बाद हम लोगों ने जो वोकल फॉर लोकल अभी जो पीएम साहब का आ रहा है, उसके थोड़े टाइम पहले से ही हम लोगों के मन में मतलब कुछ चल रही थी चीज़ें कि और भी प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, जैसे कि अपना पिकल्स अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। हमारे ज़िले के 2 इंजीनियर्स ने इसी को अपनाकर वर्तमान में शहद और अचार का उत्पादन कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। ये जो उपलब्धि है ये सारे युवाओं के लिए एक मिसाल है। तो विभाग चाहता है कि इस तरह से युवा आए और खेती के क्षेत्र में भी स्वरोजगार अपनाएं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत की जो बात चल रही है उसको हम फील्ड पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहते हैं। दोनों युवा इंजीनियर्स ने न केवल स्थानीय कच्चे माल का भरपूर फायदा उठाया है, बल्कि अब वो कई लोगों को रोजगार देने के काबिल भी बन गए हैं और इस तरह ये दोनों वोकल फॉर लोकल की मिसाल बन गए। अगर दूसरे शिक्षित युवा भी वोकल फॉर लोकल को अपनाकर आगे बढ़े तो मुमकिन है कि भारत जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा। बैतूल के 2 युवा इंजीनियरों द्वारा
अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर आत्मनिर्भर बनने का एक प्रयास किया गया, जहां लजीज अचार और शहद जैसे ब्रांड तैयार कर बाज़ारों में सेल किए। वहीं खुद को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी रोज़गार दिया गया। एक और जहां युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं इस तरह के प्रयास से लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत का मूल्य उद्देश्य है। जनतंत्र टीवी के लिए बैतूल से अमित पवार की रिपोर्ट। रिपोर्टर्स डायरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने हर सेक्टर पर असर डाला है। लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। बनारस का पर्यटन उद्योग भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना काल में कैसे बनारस के कारोबारी बर्बादी के कगार पर आ गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पर्यटन की बात वाराणसी को शामिल किए बिना पूरी करना असंभव है। विदेशी हो या देसी, जो भी कोई भारत आता है काशी घूमे बिना नहीं जाता है। इससे काशी का पर्यटन उद्योग खूब मुनाफे में रहता है। लेकिन कोरोना के चलते काशी का पर्यटन उद्योग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालत ऐसी हो गई है कि नाविक बर्तन बेचने तक को मजबूर हो रहे हैं। घर का थरिया बर्तन बिकने के कगार पर आ गया है और हमारा जो डीएम है नालायक, इसलिए पीएम चाहे हो चाहे सीएम हो, इनको आंख से दिखाई नहीं दे रहा कि जब आप 6 महीने से नाव को लॉकडाउन में बंद करके रख दिए, किसी तरह हम लोग रकम पताई बेच के अपने बच्चों को अपने खा करके जी लिए। जब पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, तब ऐसा माना जा रहा था कि काशी की लोकप्रियता और बढ़ेगी। विदेशों से ज्यादा सैलानी काशी घूमने आएंगे, जिससे पर्यटन उद्योग को खूब मुनाफा होगा। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सैलानियों की संख्या में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। साल 2015 की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा देसी सैलानी काशी घूमने आए, वहीं 3 लाख विदेशी सैलानी काशी घूमने आए। 2019 में देसी सैलानियों की संख्या बढ़कर 64 लाख पहुंची, जबकि विदेशी सैलानियों की संख्या 3,50,000 तक ही पहुंच पाई। और अब कोरोना के चलते 2020 में पर्यटकों की संख्या हजारों की संख्या में सिमट कर रह गई है। मार्च महीने में यह आंकड़ा 37,972 था, जबकि अप्रैल में यह घटकर 35,657 रह गया। मुझे लगता है कि टूरिज्म पर इस कोरोना और लॉकडाउन में जितना इफेक्ट टूरिज्म पर पड़ा उतना किसी पर नहीं पड़ा, और एक अंतिम व्यक्ति से लेकर जो प्रमुख स्थान पर व्यक्ति है सब प्रभावित हुए हैं। और टूरिस्ट अगर आता है, टूरिस्ट के बिना टूरिज्म नहीं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 40 लोगों को रोज़गार मिलता है, चाहे वो एक नाविक से लेके एक बड़े होटल का जो ऑनर है, वो मैनेजर, कार वाले और जितने भी लोग हैं, 40 लोगों को रोज़गार मिलता है। और कब इसका अंत होगा किसी को नहीं पता, कब टूरिस्ट स्टार्ट होंगे किसी को पता नहीं। बाहर के लोग आ नहीं पा रहे हैं, जो लोकल है वही आ पा रहे हैं। कमाई पर असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। जो बाहरी नहीं पब्लिक आ रहा है तो क्या करेंगे। कितना समय लगेगा? जो लोकल वाले हैं, लोकल वाले इतना दे नहीं पाते हैं, दक्षिणा चाहे हर चीज़ में कटौती होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी। पर्यटकों के घटते आंकड़े को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे देश में विकास की बातें हो रही हैं, वैसे वैसे काशी के लिए विदेशी पर्यटकों की दिलचस्पी कम होती जा रही है। कुछ देसी पर्यटक आते भी हैं तो पर्यटकों का एक बड़ा वर्ग अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही घूमना पसंद करता है, जिसका पूरा फायदा इस सेक्टर को नहीं मिल पाता।
6 महीनों से पर्यटन सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गया है। जी गुरुजी। नावों के परिचालन पर रोक लगी है। श्राद्ध कराने के लिए कुछ तीर्थयात्री काशी आए हैं, लेकिन उनकी संख्या भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही है। नाविक से लेकर तीर्थ पुरोहित और होटल वालों से लेकर टूरिज्म गाइड तक सभी परेशान हैं। सुनिए अर्थशास्त्री डूबते टूरिज्म पर क्या कह रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी, ये जो वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर आई है, भारत के संदर्भ में बात करें तो जनवरी से इफेक्टिव रहा और मार्च से वो ज़्यादा प्रभावशाली रहा। और मार्च से लगातार 2 महीनों तक लगभग संपूर्ण रूप से लॉकडाउन रहा। उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की फेज में आया, लेकिन जो लॉकडाउन के दौरान जो अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक घाटे का जो स्वरूप सामने आया वो हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म में था। पर्यटन उद्योग को सबसे अधिक घाटा सहना पड़ा, अगर सही मायने में देखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्यटन उद्योग में बहुत ज़्यादा रोजगार सृजन की संभावनाएं बनी रहती हैं। काशी को इस बुरे दौर से उबारने के लिए एक व्यापक नीति बनाने की जरूरत है। कोविड संकट में राहत पैकेज देना होगा, क्योंकि अगर इस उद्योग को अभी राहत नहीं दी गई तो आने वाले समय में इससे उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री के मेहनत की वजह से, प्रधानमंत्री के प्रयास की वजह से देशी पर्यटकों में तो वृद्धि हुई, लेकिन पिछले 6 सालों से लगातार विदेशी पर्यटकों का टोटा पड़ा हुआ है, उनकी संख्या लगातार घटते ही गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन स्थिति ये है कि लगातार स्थिति बिगड़ने से अब लोग अपने घर का सामान बेचने पर मजबूर हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। रिपोर्टर्स डायरी में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।